भारत के विकास की असली ताकत उसका बैंकिंग सेक्टर, जहां भरोसा मिलता है तकनीक से और सेवा जुड़ती है समर्पण से। गांव की गलियों से लेकर महानगरों तक हर कदम पर बैंकिंग ने रचा है विकास का नया इतिहास। डिजिटल इंडिया के इस दौर में हर ट्रांजैक्शन बन रहा है प्रगति की पहचान। किसान को सहारा, युवा को रोजगार, उद्योग को विस्तार। बैंकिंग ने बदली है करोड़ों की जिंदगियां। अब बैंक सिर्फ लेन देन नहीं बल्कि देश निर्माण का मिशन बन चुके हैं। तो आइए मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया में आज करेंगे चर्चा उस शक्ति की जो हर सपने को उड़ान देती है। नमस्कार दोस्तों, मैं सिमरन, आप सभी का स्वागत है मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया के इस यूथ सेंट्रिक सेशन में। आज हम बात करेंगे बैंकिंग सेक्टर और लोन की और देखेंगे मिशन 2047 के दृष्टिकोण से इन चीजों का देश के विकास में क्या योगदान है। हमारे साथ हैं हमारे शो के मेंटर श्री सुनील कुमार गुप्ता जी, जिन्होंने हमेशा नए आइडियाज से यूथ को इंस्पायर किया है। तो देखते हैं उनका प्रोफाइल। सार्क ग्लोबल ने अमेरिका में अपने ऑपरेशंस की शुरुआत कर दी है। ये कंपनी के ग्लोबल एक्सपेंशन प्लान्स का अहम कदम है। भारत से लेकर दुनिया तक सार्क अब तैयार है अपनी पहचान वैश्विक स्तर पर बनाने के लिए, और इसको बनाने वाले हैं एक विजनरी लीडर, एक इकोनॉमिक आर्किटेक्ट सुनील कुमार गुप्ता जी, सार्क ग्लोबल के फाउंडर, जिन्होंने कॉर्पोरेट गवर्नेंस और फाइनेंशियल रिफॉर्म्स को नई सोच दी। ऑथर, मेंटर और नेशन बिल्डर, उनका है एक ही मिशन, भारत को बनाना है एक ग्लोबल इकोनॉमिक पावर हाउस। और बैंकिंग और फाइनेंस की दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बनाने वाले और हर युवा को फाइनेंशियल अवेयरनेस की तरफ जागरूक करने वाले हमारे खास गेस्ट श्री अंबिकानंद झा जी, जीएम यूको बैंक नॉर्थ इंडिया। अ वार्म वेलकम टू यू ऑन मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया। आइए एक नजर डालते हैं श्री अंबिकानंद झा जी के प्रभावशाली व्यक्तित्व पर। बैंकिंग और फाइनेंस की बदलती दुनिया में एक ऐसा नाम जो अनुभव के साथ नवाचार का प्रतीक है। श्री अंबिकानंद झा जी, जनरल मैनेजर यूको बैंक नॉर्थ इंडिया हेड। 25 सालों से ज्यादा का समृद्ध सफर, जिसमें उन्होंने बिजनेस डेवलपमेंट और कंप्लायंस, ट्रेजरी और ओवरसीज ऑपरेशन में छोड़े अपने विशेष प्रभाव। सिंगापुर में कंप्लायंस ऑफर के रूप में उन्होंने यूको बैंक के ऑपरेशंस को ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के अनुरूप बनाया और भारत में बढ़ाया डिजिटल ट्रस्ट और रिस्क मैनेजमेंट फ्रेमवर्क की मजबूती। CAIIB सर्टिफाइड प्रोफेशनल और मैकिन्स्की IIM कोझिकोडे और NIBM पुणे के लीडरशिप प्रोग्राम्स के एल्यूमिनाई श्री झा एक विजनरी लीडर हैं, जिनके लिए बैंकिंग सिर्फ व्यवसाय नहीं, एक मिशन है। आज बैंकिंग सेक्टर डिजिटल रिफॉर्म्स, फाइनेंशियल इंक्लूजन और यूथ के लिए नए कैरियर और बिजनेस अपॉर्चुनिटीज लेकर आ रहा है, ताकि 2047 के टारगेट्स अचीव कर सकें और भारत को फ्यूचर रेडी बनाया जा सके। लोन फैसिलिटीज और इनोवेटिव बैंकिंग सॉल्यूशन से युवा अपने स्टार्टअप्स और सपनों को एक नई उड़ान दे सकते हैं। तो चलिए इस सफर की शुरुआत करते हैं और समझते हैं कि मिशन 2047 के तहत कैसे यूथ बैंकिंग और फाइनेंस का हिस्सा बनकर अपना और देश का भविष्य सुधार सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। सुनील सर, अंबिकानंद जी, शो में आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। सुनील सर, MSME किसी भी नेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं, लेकिन बात अगर हम भारत की करें तो भारत में MSME की क्या इंपॉर्टेंस, क्या रोल है, स्पेशली जब यूथ और एंटरप्रेन्योरशिप अपॉर्चुनिटीज की हम बात करते हैं, मैक्रो इकोनॉमी की हम बात करते हैं, तो MSMEs कैसे इंपॉर्टेंट और बेनिफिशियल हैं? देखिए, मैं बताना चाहूँगा कि आपने बिल्कुल ठीक कहा कि MSME किसी भी देश के लिए एक सबसे इम्पॉर्टेंट सेगमेंट होता है। और अगर हमारे देश की बात करें तो हमारे देश की इकोनॉमी की बात करें तो MSME उसकी बैकबोन है, क्योंकि यदि हम देखते हैं तो 30% जो है इंडिया की GVA जो है उसमें MSME का योगदान है। और अगर हम टोटल एक्सपोर्ट देखें देश में से जो हम करते हैं सब मिलके, उसका 45% हिस्सा MSME सेक्टर करता है। तो ये सेक्टर एक तरह से हमारा प्रोडक्शन का बेस है, एक्सपोर्ट 45% कंट्रीब्यूशन है और पूरे GDP ग्रोथ का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट मुख्य पिलर है ये। तो MSME, क्योंकि ये MSME सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है जो इंडिया को ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग हब के रूप में एस्टैब्लिश कर सकता है। फॉरेन एक्सचेंज अर्निंग में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, आपने देखा ही है जी। अगर हम देखें आज की डेट में तो हमारे देश में MSME सेक्टर ने लगभग 30 करोड़
85 लाख लोगों को एम्प्लॉयमेंट दिया हुआ है, जो कि अगर हम एग्रीकल्चर सेक्टर देखें तो उसके बाद सबसे बड़ा एम्प्लॉयर है, तो बोल सकते हैं सेकंड लार्जेस्ट एम्प्लॉयर जो है वो एमएसएमई सेक्टर है, देश के युवा को एक माध्यम देने का जिससे वो अपनी अर्निंग कर सकें और देश का जीडीपी बढ़ा सकें और फॉरेन एक्सचेंज को हम ला सकें। तो इस तरीके से एमएसएमई सेक्टर देश के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक बात और भी है कि जो एमएसएमई सेक्टर है ना, ये क्योंकि हमारा बहुत बड़ा देश है, हमारे देश में बहुत सारे हमारे नवयुवक जो हैं वो गाँव में रहते हैं, छोटे डिस्ट्रिक्ट में रहते हैं, तो वो जो यूथ है हमारा, उसको उसकी इंटरप्रेन्योरशिप को लॉन्च करने का एमएसएमई माध्यम है। तो वो एक छोटा उद्योग धंधा अगर शुरू करता है अपने अपने छोटे विलेज में, तो एक तरह से हमने एक यंग एंटरप्रेन्योर लॉन्च कर दिया एक विलेज से। तो इसीलिए विलेज के हमारा जो युवा है उसको एक मदद मिलती है एमएसएमई सेक्टर से। और एमएसएमई सेक्टर की इसीलिए सरकार की बहुत सारी स्कीम है। एक उसमें बहुत फेमस स्कीम जिसे हम बोलते हैं प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम, और भी बहुत सारी स्कीम है जिससे कि जो हमारी यूथ है और जो हमारी यंग जनरेशन है उसको यंग जनरेशन को हम एंटरप्रेन्योर बना सकें और एक सशक्त मजबूत एंटरप्रेन्योर बना सकें। इसी प्रकार से एमएसएमई सेक्टर को, क्योंकि देश को पता है आज कि एमएसएमई सेक्टर सबसे इंपॉर्टेंट सेक्टर है, तो एमएसएमई सेक्टर के लिए आज बहुत सारी स्कीम है। किसी भी क्षेत्र में आप लें, चाहे आप उसको जो हमारे फाइनेंशियल बेनिफिट क्या मिलते हैं, या लोन कैसे मिलता है, सब्सिडी कैसे मिलती है, या नॉन फाइनेंशियल बेनिफिट क्या है, वो भी बहुत सारे हैं जी। और आज की डेट में अगर मैं देखता हूं कि हमारे देश में लगभग 7 करोड़ बेनिफिशियरी हैं जो कि एमएसएमई का फायदा उठा रहे हैं। क्योंकि हमारे यहाँ पे जब एमएसएमई सेक्टर, एक यूथ पहले जो नौकरी ढूंढता था, एमएसएमई को जो सुविधाएं मिल रही हैं उसके माध्यम से अपने एंटरप्राइज को वो खड़ा करता है। तो वो एक तरह से जॉब मांगने वाले की बजाय, जैसे हम बोलते हैं जॉब सीकर की बजाय जॉब क्रिएटर बन रहा है। अब वो जॉब मांगने नहीं जाता, वो अपना उद्यम शुरू करता है और रोजगार देता है। तो अगर मैं देखता हूं आज की डेट में हमारे देश में जो 7 करोड़ से ज्यादा एंटरप्राइज रजिस्टर्ड है एमएसएमई सेक्टर में, उसमें हमारे देश में माइक्रो सबसे ज्यादा है। माइक्रो, उसके बाद स्मॉल कैटेगरी आती है, उसके बाद मीडियम की कैटेगरी आती है, तो मीडियम सबसे कम है। तो ये अगर मैं एमएसएमई का देखता हूं तो मेल जो है हमारे देश में एंटरप्रेन्योर एमएसएमई सेक्टर में वो ज्यादा है, लगभग 4 करोड़ 23 लाख हैं। फीमेल अगर हम देखते हैं तो वो 2 करोड़ 76 लाख के करीब है। एमएसएमई सेक्टर में हमारे सभी लोग हैं, एमएसएमई सेक्टर में मेल भी हैं, फीमेल भी हैं, एससी एसटी ओबीसी सभी हैं। तो अगर इस प्रकार से हर सेक्टर में एमएसएमई, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में रजिस्टर्ड है, सर्विस सेक्टर में भी और ट्रेडिंग में भी है। तो आप कुछ भी करते हो आप एमएसएमई बन सकते हैं। तो इसलिए मैं कहूंगा कि एमएसएमई बहुत महत्वपूर्ण है और इसी दिशा में सरकार बहुत काम कर रही है जिससे एमएसएमई सेक्टर और आगे बढ़े। अमिताभ जी, एमएसएमई क्लासिफिकेशन में हाल ही में बहुत सारे चेंजेस किए गए हैं। ये चेंजेस क्या हैं और किस तरीके से बिजनेसेस और बैंक्स पर इसका असर पड़ेगा? ये जो सबसे बड़ा चेंज लाया गया है वो है क्लासिफिकेशन केवल अब इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी के साथ साथ इक्विपमेंट पे इन्वेस्टमेंट इन एनुअल टर्नओवर को भी ला दिया गया है। जो थ्रेशोल्ड हर कैटेगरी में माइक्रो, स्मॉल, मीडियम बढ़ा दिया गया है। पहले माइक्रो इन्वेस्टमेंट अप टू 2.5 करोड़ और टर्नओवर अप टू 10 करोड़ को माइक्रो बोला जाता है। इन्वेस्टमेंट अप टू 25 करोड़ और टर्नओवर अप टू 100 करोड़ तक स्मॉल रखने दिया गया है। और इन्वेस्टमेंट अप टू 125 करोड़ और टर्नओवर अप टू 5 करोड़ को मीडियम बना दिया गया है। ये काफी बड़ा डेफिनेशन में एक्सपेंशन है जो कि बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए काफी रूम मिल रहा है। बिजनेसेस को, जो हमारे स्मॉल एमएसएमईज थे, उनको बढ़ने के लिए काफी स्कोप मिल गया है अब। और बैंक्स और गवर्नमेंट डिपार्टमेंट के लिए तय करना आसान बन जाता है कि स्पेशल स्कीम्स जो आ रहे हैं, प्रायोरिटी सेक्टर बेनिफिट्स है, उन सब के लिए अब एलिजिबल हो जा रहा है। इसके चलते जो बिजनेसेस पहले क्या कर रहे थे कि जो ये सीलिंग्स हिट कर रहे थे वो नए बिजनेस में जा रहे थे। अब ये उन्हीं कंपनीज ने, उन्हीं एमएसएमई अपना बिजनेस को काफी बड़ा कर पा रहे हैं। तो नए कंपनी बनाने के बजाय या नया फॉर्म बनाने के बजाय ये उसी कंपनी को, उसी स्कीम को बढ़ा बना रहे हैं, जिससे कि उनका जो एफिशिएंसी लेवल है, स्केलेबिलिटी है, वो काफी अच्छा हो रहा है। और जिससे कि कॉम्प्लायंस भी काफी इनका अच्छा होता है और जिससे नीचे जो स्मॉल एमएसएमई है उनको इनसे सीखने के लिए भी मिलता है। ये काफी बड़ा अच्छा स्टेप है सरकार का इस दिशा में। जी बिल्कुल। और आपने कहा कि ऐसे पोर्टल्स, ऐसी स्कीम्स जो बहुत सारी होती हैं, कोलेटरल जिसमें इंटरेस्ट कम होता है, वो आपने बताया। तो क्या बैंक्स भी कोई कैंपेन्स ऐसे चलाते हैं जिससे इन स्कीम्स के बारे में छोटे एमएसएमईज या एंटरप्रेन्योर्स को पता चले? मैं बताना चाहूंगा कि यूको बैंक भारत सरकार के जो 12 सरकारी बैंक हैं उनमें पिछले 2 क्वार्टर से ईयर ऑन ईयर बेसिस में ग्रोथ के मामले में
जून क्वार्टर में नंबर 1 था, सितंबर क्वार्टर में नंबर 2 है। और इसका मेन जो इसके पीछे जो है उद्देश्य जो है, हमारे एमडी सर ने स्कीम लॉन्च किया है, हर 15 दिन में हम लोग पूरे इंडिया में हमारे 49 जोन में जी एमएसएमई कार्निवल कर रहे हैं। तो कॉर्पोरेट जीएम्स हमारे कलकत्ता हेड ऑफिस से पूरे इंडिया से ये हम लोग हर 49 जोन में किसी न किसी क्लस्टर में जा रहे हैं, एमएसएमई के पास रीच आउट कर रहे हैं जी। और ये जब रीच आउट कर रहे हैं तो इसमें दोनों ही चीज हो रहा है, हमें भी एमएसएमई से सीखने मिल रहा है, उनके समस्याओं को सीखने मिल रहा है, और गवर्नमेंट का जो स्कीम्स है, बैंक का जो स्कीम्स है, ये हम लेके जा पा रहे हैं। ये दोनों का जो समागम हो रहा है, इसी से ऐसा हो रहा है कि यूको बैंक इतना अच्छा एमएसएमई में कर पा रहा है। बिल्कुल, और ये बहुत ही अच्छा एक इनिशिएटिव है, क्योंकि इकोनॉमी ग्रो करेगी तभी देश ग्रो करेगा, और इसमें बैंक्स का जो योगदान है वो आपने बताया कि किस तरीके से इम्पोर्टेंट है जी। तो दर्शकों, आज बात हो रही है एमएसएमई की। अभी और बहुत सारी इंफॉर्मेशन है जो हम आपको देंगे, आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द लौट रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। 2020 से पहले जो एमएसएमई थे उनका रजिस्ट्रेशन लॉ में कंपलसरी नहीं था, लेकिन अब कंपलसरी है। अब आपको एमएसएमई के फायदे तभी मिलेंगे जबकि आप एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करा देंगे। विमेन एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट, अपना बिजनेस बढ़ाइए यूको एमएसएमई नारी सम्मान के साथ। यूको स्टार्टअप स्कीम से पाइए इजी फंडिंग, क्विक अप्रूवल्स और ग्रोथ गारंटीड। यंग एंटरप्रेन्योर्स के लिए एक नया बूस्ट, एम्पावर योर आइडियाज एंड ग्रो विद यूको बैंक युवा शक्ति। यूको अभिनंदन के साथ करें स्मार्ट स्विच, पाएं बेटर इंटरेस्ट रेट्स और फ्लेक्सिबल रीपेमेंट। कॉन्ट्रैक्टर्स के लिए रिलायबल पार्टनर, यूको कॉन्ट्रैक्टर स्कीम देगा आपको वर्किंग कैपिटल और प्रोजेक्ट सपोर्ट दोनों एक साथ। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया पर। सुनील सर, बहुत सारे हमारे यंग एंटरप्रेन्योर्स हैं जो कि एमएसएमई में रजिस्टर करना चाहते हैं, तो क्या कोई ऐसा प्लेटफॉर्म है जो कि पारदर्शी तरीके से, यानी कि ट्रांसपेरेंसी के साथ उनकी एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करवाता हो? जी बिल्कुल, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा है। उद्यम पोर्टल भारत सरकार का एक आधिकारिक एमएसएमई रजिस्ट्रेशन प्लेटफॉर्म है, जिसको सरकार ने 1 जुलाई 2020 को लॉन्च किया था, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइजेज द्वारा ऑपरेट किया जाता है। ये एक ऑफिशियल आइडेंटिटी है आपकी कि मैं एमएसएमई सेक्टर में फॉल करता हूं। 2020 से पहले जो एमएसएमई थे उनका रजिस्ट्रेशन लॉ में कंपलसरी नहीं था, लेकिन अब कंपलसरी है। अब आपको एमएसएमई के फायदे तभी मिलेंगे जबकि आप एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन करा देंगे। तो अगर आपने एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन नहीं कराया तो आपको वो बेनिफिट भी नहीं मिलेंगे, और जो बैंक के क्रेडिट के फायदे हैं, जैसे कम ब्याज पे पैसा मिल जाता है और बहुत सारे फायदे हैं जो कि हम आगे डिस्कस करेंगे, तो वो सारे फायदे आपको नहीं मिलेंगे। और बहुत आसान तरीका है, आपने वेबसाइट पे जाना है। वेबसाइट का नाम है udyam-registration.gov.in। उसमें जाके आपने क्लिक करना है कि फॉर न्यू एंटरप्रेन्योर हु आर नॉट रजिस्टर्ड येट एज एमएसएमई, उस पर क्लिक करना है, क्योंकि आपने नया रजिस्ट्रेशन कराना है। उसमें आपकी बेसिक डिटेल मांगेंगे, ओनर कौन है, आधार नंबर क्या है, नाम क्या है, पैन क्या है। मोटे तौर पे 2 चीज जरूरी है इसमें, आपके पास आधार जरूर होना चाहिए, पैन जरूर होना चाहिए। ये दोनों चीजें कंपलसरी होनी है आपके पास। तो ये सब चीजें आप डालेंगे तो आपको फिर ये भी डालना पड़ेगा कि आप क्या करते हैं, क्योंकि एमएसएमई आप मैन्युफैक्चरिंग करते हैं तो भी मिलेगा आपको, आप सर्विस सेक्टर में हैं तो भी आपको मिलेगा, आप ट्रेडिंग करते हैं तो भी आपको मिलेगा। तो आपने ये के बाद एक कोड होता है हमारे यहाँ कि कौन सी सर्विस कर रहे हैं आइडेंटिफाई करने के लिए, उसे एनआईसी कोड बोलते हैं। एनआईसी कोड भरना पड़ेगा,
और उसके बाद आप रिव्यू करिए अपनी एप्लीकेशन को और आपको लगता है ठीक है मैंने सब कुछ ठीक भरा है, रीवेरीफाई करके उसे सबमिट कर दीजिए। तो तुरंत आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा और आपको सर्टिफिकेट भी मिल जाएगा। तो ये दोनों काम आपको मिलके आपका रजिस्ट्रेशन कंप्लीट हो गया। बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि इस रजिस्ट्रेशन की कोई फीस नहीं है। मतलब आपने किसी के उसमें नहीं पड़ता। कई बार मैं देखता हूं कई लोग ब्रोकर के उसमें पड़ जाते हैं और कि जी मैं रजिस्ट्रेशन करा दूंगा, इतना पैसा लगता है। इसमें कोई पैसा नहीं लगता। मतलब ये फ्री ऑफ कॉस्ट है। आपको रजिस्ट्रेशन के लिए कोई पैसा नहीं देना। सिर्फ आधार आपके पास होना जरूरी है और पैन नंबर आपके पास होना जरूरी है, तभी आपका रजिस्ट्रेशन होगा। तो इसीलिए आपको इसमें तुरंत जाके रजिस्ट्रेशन कराना चाहिए। एक बात मैं यहां पे और मेंशन करना चाहूंगा कि बहुत सारे लोग 2020 से पहले एमएसएमई थे और उन्होंने अब जब से नया प्रोविजन आया रजिस्ट्रेशन का, उसमें रजिस्ट्रेशन नहीं कराया। और मान लीजिए उन्होंने क्रेडिट गारंटी में लोन लिया हुआ है जिसमें उन्होंने कोई कोलेटर नहीं दी, क्योंकि जो गवर्नमेंट की स्कीम है कि एमएसएमई को कोलेटर फ्री लोन मिलेगा बगैर किसी अपनी प्रॉपर्टी को बंधक रखे। मतलब कोई भी प्रॉपर्टी आपने बैंक को मॉर्गेज नहीं करनी और लोन मिलेगा। अगर आपने वो लोन लिया हुआ है और आपने एमएसएमई में 2020 से पहले आप एमएसएमई चल रहे हैं और उसके बाद रजिस्ट्रेशन अभी तक नहीं कराया है, तो आपको तुरंत कराना चाहिए। अगर आप रजिस्ट्रेशन नहीं कराएंगे तो आपके वो सारे बेनिफिट विड्रॉ हो जाएंगे कभी भी, और वो सरकार ने जो आपकी गारंटी ली है वो भी विड्रॉ हो सकती है। इसलिए आपको जाके तुरंत रजिस्ट्रेशन करना चाहिए। सर, यूको बैंक की बात करें तो आपने बताया था जिस तरीके से एमएसएमईज की ग्रोथ में आप किस तरीके से मदद करते हैं और उसकी वजह से ही फर्स्ट या सेकंड नंबर पर यूको बैंक जो है वो रहता है एमएसएमईज की मदद और ग्रोथ करने में। तो क्या अगर कोई एमएसएमई आपके पास आए कि हम फलाना बिजनेस करना चाहते हैं लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं हुआ हमारा, या रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस हमें नहीं पता, तो क्या उनको रजिस्टर करने में भी आप मदद करते हैं? जी बिल्कुल। बैंक देखिए देखता है, जब उनके देखते सारे एक हम चाहते हैं कि एमएसएमई बिजनेस पे ध्यान दे, बाकी जो उसके कॉम्प्लायंस वाले पार्ट होते हैं उसमें बैंक काफी मदद करता है, जिससे उद्यम रजिस्ट्रेशन हो गया, कई बार जीएसटी में भी उनको मदद कर देता है, उनके कागज बनाने में भी मदद करता है। ये सारे जैसे अभी सर ने बताया कि उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल एक तो खुद ही बहुत आसान है, फिर भी अगर नहीं होता है तो बैंक उसमें हेल्पिंग हैंड एक्सटेंड करता है। और जो हम लोग मैंने बताया पहले भी कि हम लोग पूरे इंडिया में हर फोर्टनाइटली एक एमएसएमई कार्निवल कर रहे हैं। पैन इंडिया से हमारे कॉर्पोरेट जीएम्स अक्रॉस इंडिया जा रहे हैं हर फोर्टनाइटली में। ये हमारे एमडी सर के नया इनिशिएटिव है, जिसके कारण ही यूको बैंक का जो ग्रोथ है पिछले 2 क्वार्टर में ईयर ऑन ईयर बेसिस में नंबर 1 नंबर 2 के बीच में रहता है। इसका मेन कारण यही है कि वी आर रीचिंग आउट टू एमएसएमईज और उनको उनका प्रॉब्लम समझ करके उनको सॉल्यूशन प्रोवाइड करते हैं देन एंड देयर, एंड दैट इज हेल्पिंग अस, दैट इज हेल्पिंग देम आल्सो। वेरी गुड। यहाँ रुक रहे हैं एक और छोटे से ब्रेक के लिए, आप कहीं जाइएगा नहीं, हम जल्द लौटेंगे। इस मंच से मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे एमएसएमई जिन्होंने रजिस्टर नहीं करवाया है अभी तक उद्यम पोर्टल पे, जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया पर।
सुनील सर, यहाँ एक और भी बहुत गंभीर मुद्दा डिस्कस करने का बनता है कि अगर फॉर एग्जांपल कोई एमएसएमई में रजिस्टर्ड है, एमएसएमई ने किसी को कुछ सप्लाई किया या कुछ सर्विसेज दी या कुछ रॉ मटेरियल भेजा, लेकिन उनकी पेमेंट फंस गई, पेमेंट नहीं आई, तो क्या ऐसे सिचुएशन में भी इंडियन गवर्नमेंट उनकी हेल्प करती है? हाँ, मतलब बहुत ही एक्सीलेंट क्वेश्चन है, क्योंकि क्या होता है, देखिए जो यंग एंटरप्रेन्योर है ना, उसने अपनी मेहनत से पूरा व्यापार खड़ा किया, अपना पूरा बिजनेस खड़ा किया, चाहे वो सर्विसेज दे रहा है या कोई मैन्युफैक्चर कर रहा है या कुछ सप्लाई कर रहा है, वो बहुत मुश्किल काम है। उसने वो सारा एस्टेब्लिश कर लिया, मतलब पूरा का पूरा सेटअप कर दिया, और उसने कोशिश करके अपना माल भी बड़े जो हमारे उद्यमी हैं या जो लार्ज बिजनेस हाउसेज हैं, या उसने कहीं पे भी माल सप्लाई कर दिया, और अगर उसका पैसा फंस जाएगा तो उसका एक भी पैसा फंस गया तो उसकी पूरी साइकिल रुक जाएगी, पूरी साइकिल रुक गई, मतलब उसका काम बंद। और अगर उसने छोटा मोटा को लोन ले रखा है वो वापस नहीं कर पाएगा। 3 महीने की आजकल साइकिल है, 3 महीने बाद उसका एनपी हो जाएगा लोन, तो 3 महीने बाद खत्म हो जाएगा। और मान लो उसको पैसे ही नहीं मिले 3-6 महीने या 8 महीने 10 महीने, तो खत्म है एमएसएमई, और ये पूरी साइकिल टूट जाएगी। मतलब एमएसएमई खत्म हुआ तो बैंक के लोन एनपीए हो गए, और उसने जो भी अपना कुछ सेटअप किया था, लोगों को एम्प्लॉय किया था, कुछ किया, वो भी अनएम्प्लॉयड हो गए। तो सरकार ने इसे बहुत जल्दी समझा और एक बहुत अच्छा नियम बनाया। हमारा जो एक एमएसएमई डेवलपमेंट एक्ट है 2006 का, उसके तहत उसने बोला है कि जो भी एमएसएमई किसी को भी माल सप्लाई करे या उसको कुछ भी उसको सर्विसेज दे, किसी भी प्रकार की सप्लाई अगर वो करेगा तो उसको 15 दिन के अंदर अंदर पैसे देने पड़ेंगे। हाँ, अगर कोई आपका लिखित एग्रीमेंट है तो आप उसे 15 दिन को 45 दिन कर सकते हैं। लेकिन अगर कोई लिखित एग्रीमेंट नहीं है तो 15 दिन के अंदर अंदर आपको पैसे देने हैं। लिखित एग्रीमेंट है तो 45 दिन के अंदर देने हैं। अगर आप नहीं देते तो आप जो भी व्यक्ति है जिसने पैसे का भुगतान करना है उसे ब्याज सहित देना पड़ेगा, और उसको अपनी बैलेंस शीट अब ये भी कंपलसरी कर दिया है कि जो बिजनेस हाउसेज हैं उसको अपने ऑडिट में ये मेंशन भी करना पड़ता है ऑडिटर को कि इस व्यक्ति ने, इस इंटरप्राइजेज ने, इस लार्ज इंटरप्राइजेज ने या बिजनेस ने इतने एमएसएमई की पेमेंट में डिफॉल्ट किया। तो ये बहुत बड़ा इंपैक्ट है कि यदि मान लीजिए कोई लिस्टेड कंपनी है या बड़ा पीएसयू है कोई, उसको आप सप्लाई कर दिया, उसने आपको पैसा नहीं दिया, तो उसकी बैलेंस शीट में भी आ जाएगा, उसके ऑडिट में भी आ जाएगा, पब्लिक को भी पता लगेगा कि एमएसएमई की पेमेंट टाइम पे नहीं करता। तो इसलिए लॉ ने कंपलसरी कर दिया। लेकिन फिर भी मैं एक बात कहूंगा कि अगर आपको फिर भी पैसा नहीं मिलते तो आप उसकी बहुत सारे हमारे पोर्टल हैं, एमएसएमई का भी एक पोर्टल है जिसमें जाके आप अपनी कंप्लेंट को रजिस्टर कर सकते हैं। समाधान जो है उसमें जाके कंप्लेन कर सकते हैं। एक सीपी ग्राम भी है हमारा, उसमें भी आप कंप्लेन कर सकते हैं, उसमें बहुत जल्दी फास्ट एक्शन होता है। तो अगर उसमें भी आप देंगे तो आपको कंप्लेंट नहीं, आप अपनी जो फैक्ट है बता सकते हैं, तो वो लोग आपकी मदद करेंगे कि आपको पेमेंट टाइम पे मिले। तो इसी प्रकार से एक तो आपको गवर्नमेंट पैसे में मदद करेगी क्योंकि उसे ब्याज सहित पैसा देना पड़ेगा। बहुत सारे पोर्टल हैं जिसमें कंप्लेन करके आप ले सकते हो। और इस प्रकार से, और अगर मैं बैंक देखता हूं तो बहुत सारे बैंक या अधिकतर सारे ही बैंक ऐसे भी मदद करते हैं कि आपने किसी को इनवॉइस दिया तो आपको, क्योंकि पेमेंट अगर 45 दिन में मिलनी है और उसमें भी आपका कैश फ्लो आपका रुक रहा है, तो वो आपको उस इनवॉइस को परचेज करके भी पैसे दे देते हैं, जिसे इनवॉइस फाइनेंसिंग बोलते हैं। तो अगर कभी ऐसा हो कि आपको 45 दिन की साइकिल मिल रही है और आपका ट्रेड साइकिल उससे भी छोटी है, तो आप उस माध्यम से भी पैसा लेके आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन हाँ, डिलेड पेमेंट के लिए सरकार बहुत सख्त है और ऑडिटर के ऊपर भी ड्यूटी कास्ट की हुई है कि अगर कोई ऐसा करता है तो आप रिपोर्ट करें उसको, जिससे कि पब्लिक को पता लगे और उसके सबको पता लगे और वो ऐसी गलतियां ना दोहराए और एमएसएमई को टाइमली पेमेंट करे। बिल्कुल। अमिका जी, बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स ऐसे हैं जो कि एमएसएमई में रनिंग तो है, यानी कि बिजनेस तो कर रहे हैं, लेकिन ड्यू टू लैक ऑफ नॉलेज या किसी और वजह से उन्होंने रजिस्ट्रेशन अपना नहीं करवाया है। तो क्या ऐसे में कोई लॉसेस हैं या कुछ ऐसे बेनिफिट्स जिनसे वो वंचित रह जाए, या फिर रजिस्ट्रेशन कराना किस तरह से महत्वपूर्ण है, ये मैं चाहती हूँ आप जरूर बताएं। देखिए, बहुत ही जरूरी सवाल है और पिछले 4 साल से बैंक एमएसएमईज के पीछे काफी ज्यादा मेहनत कर रहे हैं अवेयरनेस फैलाने के लिए। काफी सक्सेसफुल हुआ है, पर अभी भी इसमें गुंजाइश है। काफी एमएसएमई अभी भी रजिस्ट्रेशन नहीं करवाए हुए हैं। देखिए, कई जगह लोन है, तब तो क्या है कि लोन की जो गारंटी स्कीम है उसको उसको रिन्यू कंटिन्यू करने के लिए जरूरी है कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन करवा लें। जहां लोन भी नहीं है वहां पर कई बार है क्या कि कई बार गवर्नमेंट टेंडर बिड करने के लिए आपको जरूरत होता है, एमएसएमई में होना जरूरी है, रजिस्ट्रेशन जरूरी है। कई बार गवर्नमेंट के बहुत सारे सब्सिडीज हैं, कई बार कई स्कीम्स में कहीं वाटर बिल, कहीं इलेक्ट्रिसिटी बिल का आपको सब्सिडी लेना है, सबवेंशन लेना है। तो ये सारी चीजें आपको अचानक से पता लगता है कि आपने रजिस्ट्रेशन नहीं कराया और आपका सारा क्लेम, पूरा एनालिसिस बेस्ड ऑन दैट कॉस्ट था।
इसलिए वेरी इंपॉर्टेंट की है कि, और इसमें बहुत आसान तरीका है, कुछ खर्चा नहीं है, इसलिए हम लोग लगातार पिछले 1 साल से फोर्टनाइटली रीच आउट कर रहे हैं थ्रू एमएसएमईज, फिजिकल मीटिंग्स कर रहे हैं, वेरियस क्लस्टर्स में जा जाके मीटिंग कर रहे हैं, ये अवेयरनेस फैला रहे हैं। काफी इससे फायदा हुआ है, अभी भी कुछ लोग वंचित हैं। इस मंच से मैं भी रिक्वेस्ट करूंगा कि सारे एमएसएमई जिन्होंने रजिस्टर नहीं करवाया है अभी तक उद्यम पोर्टल पे, जल्दी से जल्दी अपना रजिस्ट्रेशन करवा ले। बिल्कुल, क्योंकि अगर आप बिजनेस रन कर रहे हैं, इकोनॉमी में अपना योगदान दे रहे हैं, तो रजिस्ट्रेशन फ्री ऑफ कॉस्ट और बहुत आसान है। तो डेफिनेटली जो भी एमएसएमईज हमारा प्रोग्राम देख रहे हैं, यही हम चाहेंगे कि आप एक रजिस्टर्ड तरीके से अपना जो एमएसएमई है वो रन करें, ताकि गवर्नमेंट की जितनी भी स्कीम्स हैं उनके फायदे आप तक जरूर पहुंचे। तो आज एमएसएमईज के बारे में इतनी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन सर आपने डिस्कस की। तो सुनील जी, अंबिकानंद जी, आज के एपिसोड में इतनी महत्वपूर्ण इन्फॉर्मेशन शेयर करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो दर्शकों, आज हमने डिस्कस किया एमएसएमईज की किस तरीके से इसका रजिस्ट्रेशन बहुत सरल भी है और जरूरी भी है। अगले एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे कि अगर आप भी कोई एमएसएमई के तहत अपना स्मॉल स्केल या मीडियम स्केल बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, तो इसकी लोन प्रक्रिया किस तरीके से रहेगी कि बिना किसी हडल के आपको इजीली लोन मिल सके। तो देखना ना भूलिएगा मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया का अगला एपिसोड। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में अंबिकानंद झा जी और सुनील कुमार गुप्ता सर ने बैंकिंग सेक्टर के बारे में कुछ अभूतपूर्व और सोचने पर मजबूर कर देने वाली बातें रखी। उन्होंने हमें दिखाया कि किस तरीके से बैंकिंग सिर्फ पैसा रखने का जरिया नहीं है, बल्कि देश के विकास का पावर हाउस भी है। अगले एपिसोड में हम फिर मिलेंगे इन्हीं के साथ, जहां बात होगी बैंकिंग के नए डायमेंशंस, डिजिटल बदलाव और फाइनेंशियल इंक्लूजन के नए कदमों पर। मैं हूं सिमरन और ये था मिशन ऑफ डेवलपिंग इंडिया, जहां हर कदम भारत के सपनों को बनाता है हकीकत। जय हिंद, जय भारत। आपको हमारा ये कार्यक्रम कैसा लगा? आप हमें सोशल मीडिया के जरिए अपने सवाल या सुझाव भेज सकते हैं।